वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। क्लास 6 के हिंदी में एक बुक है वसंत भाग 1 यानी कि वसंत पार्ट 1। तो वसंत भाग 1 के 4th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो जो 4th चैप्टर है, चौथा पाठ जो हमारा है, लेसन है, वो कौन सा है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये एक पोएम है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे का मतलब होता है बातचीत करना, गप्पे लड़ाना। तो यहाँ पे जो कवि हैं, इस पोएम के जो राइटर हैं, वो किससे गप्पे लड़ा रहे हैं? चांद से, यानी कि चांद से बातचीत कर रहे हैं। अब आप बोलोगे चांद से कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो हम किसी भी वस्तु से बात कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो डिपेंड करता है। तो कवि अपने इमेजिनेशन में बात कर रहे हैं, किससे? चांद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के राइटर की, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है चांद से थोड़ी सी गप्पे, और उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को हम अध्ययन करते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म जो हुआ था वो मुजफ्फरनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और उनकी जो शिक्षा हुई थी, यानी कि एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया था, वो देहरादून और प्रयाग से किया था। देहरादून उत्तराखंड में है और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग, जिसे अब बदल करके फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। हिंदी और उर्दू में लिखते थे तथा इनकी शैली अंग्रेज़ी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। यानी कि इनके जो लिखने का स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल होती है, सब सारे ऑथर्स की, जितने भी राइटर्स हैं, उनका एक ना एक स्टाइल होता है। यानी कि उनके स्टोरीज़ को, उनके नॉवेल्स को, उनके कविताओं को आप पढ़ोगे तो एक सर्टेन स्टाइल नज़र आएगा, कि इस एक सर्टेन थीम नज़र आएगा कि इस तरीके से ये लिखते हैं। तो पता चल जाएगा कि अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। थोड़ा वो झलक मिल जाती है, हर रचनाओं में उनकी एक झलक, खास झलक मिल जाती है। तो उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था, लिखने का जो तरीका था, वो किससे प्रभावित था? वो प्रभावित था एक इंग्लिश के पोएट थे एजरा पाउंड, उनसे प्रभावित था लिखने का तरीका। किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी रचनाओं के लिए शमशेर बहादुर सिंह जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। इतने सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं जो ये पोएम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसका अगर हम शॉर्ट में समरी समझे कि ये किस बारे में है ये पोएम, तो वो है: प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए, अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। ये जो पोएम है, इसमें कवि एक 13-14 साल की लड़की को क्या बनाते हैं? मेन लीड में इनको रखते हैं, ठीक है। यानी कि इस जो पोएम का हीरो है वो एक 13-14 साल की लड़की है, और वो किससे बातें कर रही है? वो चांद से बातें कर रही है, ठीक है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल है पर थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। लड़की चांद से क्या कहती है, चांद की तरफ देख के, कि ऐसे तो आप गोल हैं लेकिन थोड़े से तिरछे से नज़र आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है। वो चांद से कहती है कि आपने जो, मतलब चांद के आसपास बहुत सारे तारे होते हैं ना आसमान में, तो उस तारों को लड़की कहती है कि उन तारों को उसने कंपेयर किया है किस चीज़ से? वस्त्र से, कपड़े से। वो चांद को कहती है आप तारे से जड़े हुए कपड़े पहने हुए हो, यानी कि उसमें जड़ा गया है, उनके कपड़ों में तारों को जड़ा गया है, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। इमेजिनेशन में ये सब वो बातें कर रही है चांद से। तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। जैसे आसमान में आप देखोगे रात को तो स्टार्स के आसपास आपको क्या दिखाई देगा? स्टार्स होंगे काफ़ी सारे, और उसके बीच में आपको चांद दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा गोल, चाहे वो जो भी शेप रहता है चांद का, हर बदलता रहता है, तो ऐसा दिखाई देगा तारों के बीच में। तो वही कहती है वो लड़की कि वैसे तो आप क्या पहनते हैं? तारों से जड़ा हुआ कपड़ा पहन के रखते हैं, और उसके बीच से सिर्फ आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है,
फिर वो चांद से कहती है कि हमें लगता है, यानी कि मुझे लगता है, हम जानते हैं। यहाँ पे हम का मतलब क्या है, ये जो लैंग्वेज है पोएम का वो थोड़ा सा मैच करता है बुंदेलखंडी या फिर आप कहें कि यूपी और बिहार के जो पृष्ठभूमि है वहाँ से मैच करता है। तो हिंदी में वहाँ को मैं कोई नहीं बोलता, हम करके बात करते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि मैं खाता हूँ तो वहाँ पे लोग बोलेंगे कि हम खाते हैं, हम खा रहे थे, हम खेलने चलेंगे। तो वहाँ पे हम अगर कोई बोले तो आपको ये नहीं समझना है कि हम का मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो मैं को हम कहते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है। तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ तो मैं हम बोलने लगता हूँ, और जब मैं आउट ऑफ बिहार होता हूँ तो मैं करके बात करता हूँ। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी कि प्लेस के हिसाब से अपने लैंग्वेज को डाइवर्स कर लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनका वो रह जाता है वो लहज़ा। और मेरे ख्याल से ये खूबसूरती है उनके लहज़े की, जो अपने लहज़े को कभी छोड़ नहीं पाता है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मुझे इस बात पे बहुत ही पछतावा होता है कि मैं कैसे मतलब मेरा लैंग्वेज का जो एक्सेंट है वो कैसे चेंज हो गया। क्योंकि मैं बचपन से 10th 12th क्लास तक मैं बिहार में रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा एक्सेंट चेंज हो गया। तो मुझे दुख होता है इस बात का कि वो कितना मीठा लगता है सुनने में। अगर मैं कोशिश भी करूँ हम बोलने की तो अब वो उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले आता था। तो यहाँ पे लड़की क्या कह रही है, खैर मैं भटक गया था थोड़ा सा। तो लड़की कह रही है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। किससे कह रही है? चाँद से कह रही है। तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। वो चाँद से कहती है कि हमें लगता है आपको कोई बीमारी है, तभी आप जब घटते हैं तो बहुत ही घटते 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 छोटे हो जाते हैं, है ना। चाँद को आपने देखा होगा कि फुल मून से धीरे 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 वो एकदम घटते चले जाते हैं, और जब बढ़ने का टाइम आता है तो बढ़ते चले जाते हैं। तो लड़की को लगता है कि ये कोई बीमारी है। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। लड़की कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती, आप घटते बढ़ते रहते हैं। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण किया है। तो एक छोटी सी बच्ची आसमान की तरफ चांद को देखते हुए क्या क्या इमेजिन करती है, क्या क्या सोचती है, इसी बात को इस कविता में पोएट ने लिखा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की, प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये सारांश है। 3 पैराग्राफ्स है, तीनों पैराग्राफ्स के यानी कि हिंदी में कहते हैं 3 पद। तो इन तीनों जो पाद हैं इसमें हम क्या करेंगे, इनके मतलब को समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो है, गोल है खूब मगर। ये पोएम की पहला पैराग्राफ है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। लड़की कहती है चांद से कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप तो गोल है लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। मतलब आपने क्या पहना हुआ है? सारे आसमान को पहना हुआ है आपने, और उसमें कैसी एम्ब्रॉयडरी की गई है, उसमें जो जड़ा हुआ है वो तारे जड़े गए हैं और आपने उसको पहना हुआ है, यानी कि पूरे आकाश को आपने पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। वो कहती है कि सिर्फ आपका चेहरा दिखाई दे रहा है जो गोल मटोल है और गोरा चिट्टा है ना, काफ़ी सुंदर है, और अपने पोशाक को आप चारों तरफ फैलाए हुए हो और बीच में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, जो चांद है बीच में दिखाई दे रहा है, और बाकी ये तारे हैं और आसमान जो है उनके कपड़े हैं। तो अर्थ इसका क्या है? इसका मतलब है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद यानी कि पहले पैराग्राफ में जो राइटर कहते हैं, वो लड़की कहती है कि बालिका चांद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल है पर फिर भी आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नज़र आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तथा इसे पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। आभा का मतलब होता है अपनी रोशनी फैलाए हुए दिखाई देते हैं। तो लड़की क्या कहती है पहले पैराग्राफ में कि आप तो ऐसे गोल मटोल है लेकिन थोड़े से तिरछे दिखते हैं, और आप ये जो पूरा आसमान है तारों से भरा हुआ वो आपके वस्त्र जैसा दिखाई देता है, और उन वस्त्र के बीच से सिर्फ आपका गोल मटोल और जो गोरा चिट्टा चेहरा है वो दिखाई देता है।
अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैगो की। अभी हैगो की का क्या मतलब है? ये जैसे मैंने आपको बोला था कि उस तरफ का वो लैंग्वेज है, ऐसा बोलते हैं। बुंदेलखंडी वगैरह में आप जाओगे तो बोलेंगे हैगो, है ना? तो ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ पे। तो वही लिखा हुआ है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैगो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हाँ, लड़की यहाँ पे टॉन्ट कर रही है। चांद को क्या कर रही है लड़की? टॉन्ट कर रही है। वो कहती है आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैगो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है। वो चांद को टॉन्ट करते हुए कहती है कि हमें बुद्धू मत समझिए, हमें पता है आपको कुछ बीमारी है, तभी आप तिरछे नज़र आते हैं। हाँ, तो लड़की क्या करती है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में, लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, अच्छे तो लगते हैं, पर हमको आप बेवकूफ़ मत समझिए। हम सब जानते हैं कि आपका ये जो तिरछापन है, ये आपकी कोई बीमारी की वजह से है। हाँ, लड़की को लगता है कि किसी बीमारी की वजह से ये चांद थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। फिर अगले पैराग्राफ में लड़की कहती है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल की गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो मरज़ का मतलब क्या होता है? मरज़ का मतलब होता है बीमारी। मरज़ का मतलब होता है बीमारी। यह बीमारी आपकी अच्छी ही नहीं होती है, ऐसा वो बोलती है। तो इस पैराग्राफ में लड़की कह रही है चांद से कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। क्लियर है? तो ये पोएम में क्या क्या चीज़ें थी तीनों पैराग्राफ्स में, और क्या क्या इसका मतलब था, ये हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए है कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की कहती है ना कि आप पहने हुए है कुल आकाश, तो लड़की कहती है कि ये जो पूरा आसमान है तारों से भरा हुआ, उसको वो कंसिडर कर रही है, उसको वो कंपेयर कर रही है, उसकी तुलना वो चांद के कपड़ों से कर रही है। उसको लगता है कि वो पूरा आसमान जो तारों से भरा हुआ है वो चांद का कपड़ा है। तो लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। क्लियर है? सेकंड प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दूसरा, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही नीरा समझा है से लड़की का आशय ये है, मतलब उसका ये है कि हम बुद्धू नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि यह ना समझ सके कि यह आपकी कोई बीमारी है। हम सब कुछ जानते हैं और हम चतुर भी हैं। यानी कि वो जो घटता बढ़ता और तिरछा स्वरूप है चांद का, तिरछा जो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है और वो घटता बढ़ता रहता है, तो इसी को लड़की कहती है कि हमें पता है, हमें बेवकूफ़ मत समझिए, ये आपकी किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। अगला प्रश्न है, आशय बताओ। आपको ये पढ़ करके, ये जो लाइन दिया हुआ है ये पढ़ करके मतलब बताना है। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मरज़ का मतलब मैंने बताया था बीमारी। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि चांद को कोई बीमारी है, यानी कि लड़की वो कहना चाहती है, और लड़की मतलब कवि ने ही उस लड़की को इमेजिन किया है ना, उस कैरेक्टर दिया है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि चांद को कोई बीमारी है जो कि अच्छा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, यानी कि अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब ये घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बिना रुके हर दिन बढ़ते ही चले जाते हैं, तब तक जब तक यह पूरा गोल ना हो जाए। तो कवि की नज़र में यह सामान्य क्रिया नहीं है, यानी कि बालिका की नज़र में यह सामान्य क्रिया नहीं है, और ये एक बीमारी है, और ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस लाइन से ये मतलब समझ में आ रहा था। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? कवि जो चांद से गप्पे लगा रहा है, यानी कि बात उसको देख के बात कर रहा है, तो ये किस दिन की ये घटना हो सकती है? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। तो इस कविता में जो जो घटनाएं हुई हैं उनसे आपको अनुमान लगाना है कि ये किस दिन की घटना हो सकती है। जैसे दिन और कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिन में लिखा हुआ है पूर्णिमा,
पूर्णिमा के अगर दिन होगा तो कारण बताइए, पूर्णिमा के दिन बात करी होगी, या अष्टमी, अष्टमी के पूर्णिमा के बीच, या प्रथम से अष्टमी के बीच, तो ये कब की घटना होगी? अगर है तो कारण बताइए। तो ये घटना कब की? देखिए, कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई है, यानी कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई है। और ऐसा क्यों है? तो क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल है खूब मगर आप थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। यानी कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो चांद का शेप होता है वो बिल्कुल गोल होता है, अर्थात चांद गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय और बाकी है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में कवि ने चांद से बात की थी, क्योंकि उसी टाइम पे चांद गोल तो दिखाई देता है लेकिन पूर्णतः गोल नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। बिंब का मतलब क्या होता है? परछाई, है ना। प्रतिबिंब का मतलब परछाई। तो नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है, यानी कि तुकबंदी नहीं हो रही है लेकिन बिंब का प्रयोग हो रहा है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बनाने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द का अक्षरों के अलग अलग करके लिखा है। अभी देखिए, इसका मतलब समझिए फिर से। मतलब ये होता है कि कुछ कविताएं होती हैं जिनमें छंद या तुकबंदी पे ध्यान दिया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे एक कविता ले लीजिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखिए, न जी पाएंगे, टूट जाएंगे, गे, है ना। तो ये क्या है? ये तुकबंदी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा, इस पोएम में ऐसा तुकबंदी कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे कवि ने बिंब पे जोर दिया है। बिंब का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं जिन पे बिल्कुल जोर दिया जाता है ताकि वो पूरा आपके मन में उसकी इमेज निकल जाए। जैसे चांद को गोल दिखाने के लिए कवि ने बिल्कुल को अलग अलग करके लिखा था। बिल्कुल अलग अलग करके लिखने का ये मतलब है कि आप इस बिल्कुल पे जोर आए और आपको लगे कि चांद सच में बहुत ज़्यादा गोल है। ठीक है, तो अलग अलग करके लिखा जाता है बिंब में। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र को आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो आप बताइए कि उन पोएम में आप और कौन से वर्ड को किसी पढ़ने वाले के मन में उकेरना चाहेंगे उस इमेज को, और उन वर्ड्स को अलग अलग करके बताना है आपको। ठीक है, तो मैं जिन वर्ड्स पे ज़ोर देना चाहूँगा वो वर्ड्स हैं गोल, तो गो ल को अलग करके लिख दिया मैंने, बिल्कुल बी ल कुल अलग करके लिख दिया, तिरछे तिरछे अलग करके लिख दिया, बढ़ते बढ़ते सबको अलग करके लिख दिया। तो बिंब में यही होता है, जिन वर्ड्स पे आपको ज़ोर देना है आप उसको अलग अलग करके लिख दीजिए ताकि बिल्कुल वो इमेज छप जाए पढ़ने वाले के दिमाग में। अगला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। है ना, बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। आप उनसे 2 सवाल पूछ लो तो चिढ़ जाएंगे, यार इतने सवाल क्यों कर रहा है, बस कर, रहने दे, क्यों इतना बोल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है ना। चिढ़ जाते हैं, जा नहीं बता रहा, तो ऐसा चिढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जितना सवाल चांद से वो लड़की कर रही है पोयम में, इतना सवाल अगर चांद का नेचर भी अगर चिढ़ने वाला होता, चांद बहुत जल्दी अगर इरिटेट हो जाता, तो वो क्या जवाब देता उस लड़की के बातों का? आप सोचिए, आप अपने मन में इमेजिन कीजिए कि वो क्या जवाब दे सकता था और लिखिए। तो आंसर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह संभवतः यानी कि प्रॉबेबली निम्नलिखित बातों से चिढ़ जाए। जैसे लड़की ने बोला, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। तो अगर आप रियल लाइफ में चिढ़ने वाले इंसान के सामने जा कर के बोलो कि आप टेढ़े नज़र आते हो, तो वो क्या जवाब देगा? गुस्सा हो जाएगा और कुछ भी बोल देगा। तो चांद को उसने बोला, आप कुछ तिरछे नज़र आते हो, तो चांद क्या जवाब दे सकता था? चांद जवाब दे सकता था, अगर वो चिढ़ जाता तो चांद क्या जवाब देता? मैं तिरछा नहीं हूँ, तिरछी तो तुम्हारी नज़र है।
ठीक है, चांद ऐसा जवाब दे सकता था। ये बस इमेजिनेशन है, आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है। लड़की ने फिर चांद को कहा आपको बीमारी है, और चांद का स्वभाव अगर चिढ़ने वाला होता तो चांद क्या बोलता, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई बीमारी है। लड़की ने फिर कहा सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, तो चांद क्या बोलता, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नज़र खराब है। लड़की ने उसे गोल मटोल बोला। आप किसी के सामने जा कर के उसे ऐसा गोल मटोल बोल दो तो चिढ़ जाएंगे कि मेरे को मोटा बोल रहे हैं। तो चांद अगर चिढ़ने वाला होता तो क्या बोलता है, मैं गोल मटोल ही भला हूँ पर तुम कमज़ोर हो, यानी कि मैं हष्ट पुष्ट अच्छा हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो, तुम पतले हो, तुम्हें सेहत बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो चांद अगर चिढ़ने वाला होता तो चांद इन सवालों का लड़की ने जो जो उसे बोला उनका प्रोबेबली वो ये आंसर कर सकता था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है ना। चांद क्या है, एक नाउन है, और चांदनी रात, अगर मैं बोलूँ चांदनी रात तो चांदनी रात में चांदनी जो है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, यानी कि रात की विशेषता बता रहा है कि रात तो है लेकिन कैसी है, चांदनी है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। आपको इन विशेषण को देखना है और आपको बताना है कि इनमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो किसी वर्ड के एंड में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो किसी वर्ड के पहले लगता है, जस्ट लाइक प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो प्रत्यय है वो सफिक्स का काम करता है। ठीक है, तो इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो इन सब में गुलाबी जो है वो विशेषण है, मखमली विशेषण है, कीमती विशेषण है, ठंडी विशेषण है, जंगली विशेषण है, कश्मीरी विशेषण है। देखिए चांदनी में क्या होगा, चांदनी में कौन सा प्रत्यय है, चांदनी ई प्रत्यय है, एंड में क्या लग रहा है, ई। गुलाबी में भी ई है, मखमली में भी ई है, कीमती में भी ई है, ठंडी में भी ई है, जंगली में भी ई है और कश्मीरी में भी ई है। सबके एंड में ई लग रहा है ना, ई, तो ई प्रत्यय लग रहा है, यानी कि ई सफिक्स लग रहा है। और संज्ञा कौन कौन से, चांदनी, चांदनी का संज्ञा क्या हो जाएगा, चांद। गुलाबी पगड़ी में क्या हो जाएगा, पगड़ी। मखमली घास में घास संज्ञा हो जाएगा। कीमती गहने में गहने। ठंडी रात में रात हो जाएगा संज्ञा। जंगली फूल में फूल हो जाएगा संज्ञा। और कश्मीरी भाषा में भाषा संज्ञा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल मटोल, गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से ही बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए जिस तरीके से गोल मटोल और गोरा चिट्ठा का यूज़ किया गया है तो लगभग सिमिलर वर्ड्स है, गोल मटोल गोरा चिट्ठा। मतलब राइम भी करते हैं और ये मिलकर के एक युग्म बनाते हैं, शब्द युग्म इसे कहते हैं, पेयर बनाते हैं, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसे चार शब्द युग्मों को आपको बोल रहा है कि सोच करके लिखिए और लिखने के बाद क्या करिए, लिखने के बाद उससे वाक्य बनाइए। तो पहला आप ले लीजिए दुबला पतला, तो लिखिए, वाक्य बनाएंगे, यह दुबला पतला आदमी काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा, काला कलूटा, राकेश का दोस्त राहुल काला कलूटा है। हालांकि हमें किसी को काला कलूटा बोलना नहीं है, रेसिज्म करनी नहीं है। काले भी आदमी होते हैं, गोरे भी आदमी होते हैं, ब्राउन भी आदमी होते हैं, तो सब सेम है, लेकिन ये हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो काला भी एक रंग है, गोरा भी एक रंग है, ब्राउन भी एक रंग है, सारे कलर्स हैं। तो कलर्स में हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सब अपने आप में खास है। बस ये एक शब्द युग्म हमें लेना है, तो हमने ले लिया काला कलूटा। तीसरा है दाना पानी, बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। दाना पानी मतलब इतने दिन का ही खाना पीना यहाँ का लिखा था, मतलब अब यहाँ से चलना चाहिए हमें। रोज़मर्रा, रोज़मर्रा का मतलब दैनिक, डेली। यह भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रोज़मर्रा की बात हो गई है, यानी कि यह भागा दौड़ी तो मेरे लाइफ में अक्सर लगी रहती है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये कुछ शब्द युग्म थे और उससे बनाए हुए कुछ वाक्य थे। अगला प्रश्न है, बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं। बिल्कुल गोल का मतलब कविता में दो अर्थ है, गोल आकार का और गायब होना, है ना।
हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल गोल ही हो गया है, दिखाई ही नहीं देता है। या गोल आकार के लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल गोल है। तो गोल का मतलब दो दो समझ में आता है, बिल्कुल गायब हो जाना और गोरा गोल आकार का नज़र आना। तो चांद कभी कभी पूरे गोल आकार का नज़र आता है और कभी कभी बिल्कुल गायब भी हो जाता है। तो चांद, तो इस कविता में बिल्कुल गोल का मतलब दो तरीके से यूज़ किया गया है, दो अर्थ इसके बनते हैं। जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाए तो कहते हैं चांद गोल हो गया है बिल्कुल ही, और जब चांद सच में गोल नज़र आए तो उसको कहते हैं चांद बिल्कुल गोल नज़र आ रहा है। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हो। तो ऐसे 3 शब्द आप सोचिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द हम ले लेते हैं कल। मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। तो कल का एक तो मतलब होता है आने वाला कल, और कल का एक मतलब होता है फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वाला कल, ठीक है, मशीन वाला कल। तो इसके 2 वाक्य हो गए, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, और दूसरा वाक्य हो गया यहाँ के सभी कल कारखाने बंद है। कल कारखाने का मतलब है कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद है। दूसरा है पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ़ है। तो एक तो पीने वाला पानी की बात हो गई, और दूसरा है राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया। शर्म के मारे पानी पानी हो जाने का मतलब लज्जा आना, बहुत ही ह्यूमिलिएट हो जाना, आई मीन हाँ, ह्यूमिलिएट हो जाना। अगला है कनक। कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। कनक एक तो हो गया सोना, और कनक को खाने से वह पागल हो गया है। और एक होता है, एक कोई फल होता है जिसको कनक कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं, कौन कौन से शब्द? जो कि, चूंकि, हालांकि। ये जो शब्द आए हैं जिन पंक्तियों में, जिन लाइंस में, उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ, ठीक है। तो जो कि से हम क्या बना सकते हैं? तुम्हें गौतम के घर जाना होगा जो कि दूर है। और दूसरा वाक्य बनाएंगे, तुम बाज़ार से सामान लेकर आओ जो कि दूर है, यानी कि बाज़ार भी दूर है। चूँकि का कैसे बनाएंगे? चूँकि मैं आज बीमार हूँ, कहते हैं ना, चूँकि मैं आज बीमार हूँ, यानी कि क्योंकि मैं आज बीमार हूँ इसीलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। चूँकि सवाल कठिन था इसीलिए मैं नहीं बना पाया, बिकॉज क्वेश्चन वॉज टफ, सो आई कुडंट सॉल्व दैट, ओके। तो चूँकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। हालांकि, हालांकि से क्या बनाएंगे? हालांकि आज बारिश हो रही है, ऑल्दो इट्स रेनिंग टुडे, फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। स्टिल यू हैव टू कम टू माई हाउस। हालांकि मुझे पता है फिर भी तुमसे यह सुनना चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है फिर भी तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स थे और हमने उनसे वाक्य बना दिया। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, जैसे इस कविता में चांद से गप्पे लगा रहे थे, चांद से बातें कर रही थी वो लड़की, तो अगर कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा उसके बारे में? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो, मतलब आप अपने इमेजिनेशन से या तो कविता के फॉर्म में उस लिखो सूरज से गप्पे को, या तो कविता के फॉर्म में लिखो या स्टोरी के फॉर्म में लिखो। तो उसी को कहते हैं गद्य या पद्य के फॉर्म में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या 2 से करके लिखो। तो एक तो आपको लिखना है कि अगर सूरज से गप्पे लगाएंगे तो किस तरीके से उसे लिखेंगे, और दूसरा, इन पेड़, बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल पंप, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो और उनसे गप्पे लगाओ और उसके बारे में लिखो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सूरज से कोई गप्पे लगाए तो क्या क्या लिखेगा? लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीर कर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, इतना क्रोध क्यों करते हो? यानी कि गर्मी कितनी होती है उसमें, इसलिए कहते हैं इतना क्रोध क्यों करते हो, इस क्रोध से पूरी धरती जलती है। तो ये सूरज से गप्पे का कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप अपने मर्ज़ी से, आपको जो जो लगता है सूरज के बारे में लिखना चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ओके। अगर बात करें पेड़ से अगर कोई गप्पे लड़ाए तो क्या करेगा? कितने सुंदर लगते हो, सबको छाया देते हो, सब और हरियाली करते हो, और भी लिख सकते हैं, सबको फल देते हो, कितने सीधे तन के खड़े होते हो, आंधी आने पर कैसे झुक जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं पेड़ के बारे में भी। या फिर आपको बिजली का खंभा से अगर आप बात करें तो क्या लिखोगे, सड़क से बात करें तो क्या लिखोगे। तो इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन से आपको लिखना है, ओके। अगला प्रश्न है, गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? बताइए कि गप में, गपशप में, गपबाजी
क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। अगर आपको क्या लगता है कि क्या अंतर है उसको लिखिए। तो गप का मतलब क्या होता है? बिना काम की बात को कहते हैं गप करना। कहते हैं ना ये काम करना, क्या गप लड़ा रहा है, यानी कि काम करो, ऐसे गप मत लड़ाओ, यानी कि बिना काम की बातें मत करो। अगला है गपशप। गपशप में क्या है? इधर उधर की बातचीत, जैसे कि गॉसिप जिसको कहते हैं। और गपबाजी का मतलब होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। तो ये ही बेसिक सा डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम जानते हो दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग कैलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 2 कैलेंडर्स का दिया गया है, संवत 2063 2063 और सन 2006। ये 2 तरीके के कैलेंडर आपको दिए गए हैं। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? आपको बताना है कि कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से बनाया गया है। और दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि होता है तो किन मौक़ों पर होता है? और तीसरा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? तो पहला है, इनमें से संवत 2063 यानी कि 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। सेकंड का आंसर है ख का, इन दोनों प्रकार के कैलेंडरों का प्रयोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत यानी कि हिंदी कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों, पूजा पाठ के दिन या शादी के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं ना सावन चल रहा है या आश्विन चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है, तो ये हिंदी कैलेंडर होता है जिसे संवत कैलेंडर कहते हैं। ओके, तो अभी जैसे सावन चल रहा है तो ये संवत कैलेंडर के हिसाब से सावन चल रहा है। वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो अभी क्या चल रहा है, अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात करें तो अभी चल रहा है जुलाई। जुलाई चल रहा है ना? हाँ, ओके। अंग्रेज़ी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए होता है। वैसे ही अगर ग की बात करें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती है और शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती है। यानी कि शुक्ल पक्ष में जो रात होता है वो चांदनी रात होती है और कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती है, यानी कि चांद आपको दिखता नहीं है। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे, हमने सबको डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, उसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं, दोनों जगह पे एनसीईआरटी जोन के नाम से हमारा पेज है। और इस वीडियो की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।